हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर किया है, प्लस इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर किया है। अगर आप ये दोनों चीज को नहीं देखे तो पहले ये दोनों चीज को कवर कीजिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, काफी सिंपल चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने उत्पादन और लागत के बारे में पढ़ा था। अच्छा तरह से मैंने उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो पहले उसका नोट्स बनाए होंगे तो उसको नोट्स को पढ़िएगा, उसको याद रखिएगा और उसी से सारा चीज आपका आएगा, उसी से सारा चीज आपका सॉल्व होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन को इस क्लास के अंतर्गत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को टच करने का प्रयास कीजिएगा और मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर पहले पढ़ा दिया गया है ना। तो चलिए, एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्पादन संभावना वक्र। क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र या फिर चक्र भी दे सकता है। चक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके बारे में आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि आगत यानी कच्चा माल और पक्का माल के बीच के जो संबंध है उसको दर्शाने वाले जो ग्राफ होते हैं, जो वक्र होती है, उसको उत्पादन संभावना वक्र कहा गया। ठीक है, उसको उत्पादन संभावना वक्र कहा गया है। तो सबसे पहले यही चीज है कि उत्पादन संभावना वक्र आप तकनीकी के बारे में भी बता सकता है, क्योंकि अगर तकनीकी को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कच्चा माल जो भी रहेगा आपके पास, अगर तकनीकी अगर बेस्ट होगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो आपके पास जो आउटपुट बनेगा वो बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपका तकनीकी की प्रगति का भी व्याख्या करता है। दूसरा है आर्थिक संवृद्धि। जब उत्पादन संभावना वक्र में सेट की मात्रा जब बढ़ेगी, जब वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी, तो आर्थिक संवृद्धि होगा यानी आर्थिक विकास होगा। मतलब इसका भी सही व्याख्या कर सकता है। आर्थिक कुशलता का मतलब ही होता है आर्थिक संवृद्धि या फिर आर्थिक विकास। आर्थिक कुशलता का मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर उत्पादन संभावना वक्र तो ग्राफ यानी वक्र अगर सही रिलेशन दर्शा रहा है, आगत और निर्गत के बीच पॉजिटिव वे में दर्शा रहा है, तो वहां फिर क्या होगी, आर्थिक कुशलता की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक कुशलता की ओर कोई भी जो आर्थिक एजेंट है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीनों चीज का व्याख्या कर सकते हैं। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा फर्स्ट का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखे हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से पूछा गया है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो। यह किनका कथन दिया गया। ये जो कथन है, ये आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो मतलब ये कथन दूसरे के द्वारा कहा गया है। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो। संतुलन का मतलब आप समझते हैं, जब MC बराबर AC हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, संतुलन कहेंगे। उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, संतुलन कहा जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। यहाँ स्टिगलर के बारे में बात की जा रही है। यानी स्टिगलर जो थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने संतुलन यानी बैलेंस की स्थिति को परिभाषित करते हुए वो कहा कि एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती। गति की शुद्ध प्रवृत्ति प्योर एक तरह से गति किधर से किधर कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, इसकी शुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती, उसी को कहा गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखेंगे डियर। पूछा गया है कि जब औसत लागत गिरती है, जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सत्य है। एवरेज जब गिरेगा, एवरेज कॉस्ट जब नीचे आएगा, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ जब नीचे आएगा, तब उसका आपको पूछा गया है कि उसका जो एक तरह से रिलेशन होगा AC और MC में, वो चीज आपको पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आंसर आ रही है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AC बराबर MC। यानी जब औसत लागत गिरेगी, जब औसत लागत गिरेगी तो उस समय AC बराबर MC होगा, यानी एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएगा MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। यानी सीमांत लागत का मतलब हुआ कि लास्ट वाला यूनिट का जो प्रयोग करने से, लास्ट वाला यूनिट का उत्पादन करने से जो लागत लग रही है, उसी को क्या कहा गया है, सीमांत लागत कहा गया। उसी को सीमांत लागत कहा गया, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी सिंपल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। देखिए, यहां कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी।
पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी। यानी पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं, जैसे मशीन हो गया पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। जो भी चीज से उत्पादन किया जा रहा है उसको बोलेंगे पूंजीगत वस्तु। तो पहला ऑप्शन करा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। बिल्कुल होगी, जब आप मशीनीकरण को बढ़ाएंगे, तरह तरह के टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय मशीनी क्षमता में वृद्धि होगी, उत्पादित वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी। भाई जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा ना। जब उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनी के मालिक जो होंगे उसको फर्म को ज्यादा फायदा होगा, उसका इनकम बढ़ेगा। तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है तो समझ जाइए कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता भी बढ़ रही है, वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा गया है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। यानी उद्यमी जो होता है आर्थिक एजेंट के रूप में, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, भूमि पढ़ाया था, भूमि, उसके बाद हो जाएगा पूंजी, है ना, भूमि पूंजी, उसके बाद हो जाएगा आपका भूमि पूंजी श्रमिक, उसके बाद श्रमिक भूमि पूंजी, उसके बाद था आपका एक तरह से यानी उद्यमी के रूप में, उद्यमी के रूप में, साहसी के रूप में आदमी था, ठीक है। तो आदमी अगर काम करेगा, जो एजेंट होंगे आदमी होंगे, भूमि के रूप में लगान देना, भूमि का जो पारिश्रमिक है लगान के रूप में देना पड़ता है, श्रमिक का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में देना पड़ता है, पूंजी का पारिश्रमिक एक तरह से ब्याज के रूप में देना पड़ता है। उसी तरह से उद्यमी को जो पार्थिक होता है उसको लाभ मिलता है। उद्यमी को कब लाभ मिलेगा, जब आर्थिक एजेंट संगठन के रूप में कार्य करेंगे, जब संगठन के रूप में कार्य करेंगे उसको क्या मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, उसको जो मिलेगा ज्यादा लाभ मिलेगा। समन्वय, अब यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन, यानी जो भी चीज हो रही है कंपनी में, उत्पादन जो हो रहा है उनको बीच अच्छा संबंध, समन्वय का मतलब होता है संबंध करना, ठीक है। कब कहां कितना जरूरत पड़ रहा है उस चीज को अच्छा तरह से मैनेजमेंट करना, ये किसका काम होता है, उद्यमी यानी आदमी का काम होता है। उद्यमी यहाँ आदमी को समझ लीजिए, यानी फैक्ट्री का मालिक है। ये कौन है, ये फैक्ट्री का मालिक है, ये जो है फैक्ट्री का मालिक है, इसी के हाथ में सब कुछ है, ये क्या है, उद्यमी है, ठीक है। जोखिम वहन करना, भाई जब आप फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो कभी घाटा भी लगेगा, जब घाटा लगेगा, जब चोट लगेगी तो उस चोट को वहन भी करना पड़ेगा, उस चोट को सहन भी करना पड़ेगा, यानी उस जख्म को, यानी उस जो लॉस की जो जख्म है उसको सहन भी करना पड़ेगा। जब फैक्ट्री के मालिक है, फैक्ट्री का जब फायदा होता है तो फायदा लेते हैं आप, तो उसका लॉस भी आपको सहना पड़ेगा किसी किसी सिचुएशन में, स्थिति में। तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, यानी उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में ये तीनों काम होता है, ठीक है, ये तीनों काम उसका होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में, किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है, उछाल, मंदी या फिर मुद्रास्फीति, यानी इनमें से सभी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, काफी सिंपल है। 6 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है, बताइएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रही है। देखिए मैंने आपको बताया कि आर्थिक परिस्थिति, जब मंदी की स्थिति चलती है मार्केट में, जब मंदी की स्थिति चलती है, देखिए मार्केट अगर उछाल जा रहा है, करेंसी के रेट में उछाल जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण भी मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ती है। तो मुद्रा का, करेंसी का, नंबर ऑफ करेंसी पर डिपेंड करता है कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। लेकिन मंदी अगर देखा जाए, ये एक तो गरीबी है भाई, ये क्या है, गरीबी है, मार्केट में मंदा चल रहा, कुछ सामान ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, तो ये क्या होगा कि एक तरह से मंदी आएगी। तो उस स्थिति में जो होगा, उस परिस्थिति में उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाएगा। जब मंदी चलेगी तो क्या उत्पादन होगा, उत्पादन करेगा क्यों, मंदी कब होती है, जब सामान बाजार में सामान नहीं बेचा जाता है, जब बेचा नहीं जाता है, कोई खरीदता नहीं है, तो उत्पादन क्यों करेगा कोई कंपनी, ऐसे सराहने के लिए नहीं करेगा। जब उत्पादन नहीं करेगा कंपनी तो अपने लोगों को, अपने श्रमिकों को, अपने मजदूरों को कंपनी अपने पास क्यों रखेगा, उसका रोजगार भी छीना जाएगा। तो उस तरह से रोजगार भी क्या होगा, रोजगार का भी स्तर नीचे हो जाएगा। तो फाइनली आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, इसका जो शेप होता है, इसका आकार आपको पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का अगर आकार देखेंगे तो ये नतोदर होगा। इसका ग्राफ जब देखेंगे, एनसीईआरटी का बुक में दिया गया है, इसका ग्राफ जब देखेंगे ये क्या होगा, नतोदर होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, काफी सिंपल है, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर आकार का क्या कारण है, कारण पूछा गया आपको, क्या पूछा गया, कारण पूछा गया, बताइएगा। इसका सिंपल और आंसर से आंसर दीजिएगा। तो बढ़ती अवसर लागत जो बढ़ रही है उसी के कारण
उसी के कारण उत्पादन संभावनाओं का यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व होता है वो क्या होता है, नतोदर होता है। ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल सीमांत उत्पादन परिवर्तन यानी रूपांतरण जिसको कहते हैं, दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं जिसको, सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होगा। ठीक है, यानी कह रहा है सीमांत लागत जब बढ़ेगी, सॉरी सीमांत अवसर लागत जब बढ़ने से उत्पादन संभावना वक्र का जो सीमा होगा उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, ये चीज आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो इसका आकार जो होगा डियर, ये होगा मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी जो मेन जो ओरिजिन होगा इसका ग्राफ की ओर क्या होगा, नतोदर हो जाएगा। इसका मेन बिंदु ओरिजिन जो है, यानी जिसको हम लोग 0 0 से दर्शाते हैं, या एक्स का मान और वाई का मान 0 होता है, उसी की ओर क्या होगा, नतोदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है। किसी एक बिंदु का चयन, जैसे कि आपका क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का हल है। ठीक है, यहाँ तक बताइए केंद्रीय समस्या का हल दिया गया, काफी सिंपल है। तो यहाँ केंद्रीय समस्या जो दिया गया है, ये तीनों के तीनों जो प्रकार है ये आपका केंद्रीय समस्या है। क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों जो प्रकार है आपका केंद्रीय समस्या है, यानी ये केंद्रीय समस्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, ये ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अवसर लागत को कहते हैं, अवसर लागत को क्या बाध्य, आंतरिक, हस्तांतरित या फिर मौद्रिक लागत। अवसर लागत यानी जो अवसर पर, किसी अवसर पर जो लागत लगती है, किसी एक अतिरिक्त यूनिट को उत्पादन करने में जो लागत लगती है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। चलिए बिल्कुल, इसको कहते हैं हस्तांतरण आय। इसको क्या कहा जाएगा, हस्तांतरण आय कहा जाएगा। अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, हस्तांतरण आय है। ऑप्शन आपका सी लोक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। पहला नाम दिया गया वैकल्पिक लागत, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरित लागत बिल्कुल सही है, त्याग ये भी सही है। यानी अवसर लागत का मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त यूनिट का उत्पादन करने के लिए जो आप त्याग रहे हैं, जो आप एक तरह से खर्च कर रहे हैं, वो क्या है आपका अवसर लागत। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन 12 देखो, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है, स्थिर नहीं है, या फिर ऋण पर ब्याज, या फिर कच्चे माल की लागत, या फिर फैक्ट्री का किराया, या फिर बीमा की किस्त स्थिर लागत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए आपको पूछा गया, काफी सिंपल है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। देखिए स्थिर लागत किसको बोलेंगे, स्थिर लागत जो स्थिर रहता है उसको बोलते हैं स्थिर लागत। अब देखिए यहां देखिए, ये क्या, ऋण पर ब्याज, ये तो स्थिर है, ऐसा नहीं कि स्थिर है ना, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज लेगा या फिर साधारण ब्याज लेगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज लेगा तो आपका चक्रवृद्धि से बढ़ेगा, और साधारण ब्याज लेगा तो साधारण फॉर्मूला के तहत आपका ब्याज लेगा। ऐसा तो नहीं कि मनमाना इसमें करेगा। तो ये क्या होता है, यानी कांस्टेंट रेट पर एक तरह से ब्याज जो होता है वो बढ़ती है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं स्थिर है। ठीक है, फैक्ट्री का किराया, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री का किराया जो है उसका किराया एक मालिक को दे रहे हैं आप 6000, फिर दूसरा महीने में डायरेक्ट वो 12000 मांग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो वो फिक्स होता लगभग, तो ये भी क्या होता है, स्थिर होता है। बीमा की किस्त की जब बात आ जाए तो किस्त भी एक तरह से फिक्स बांध दिया जाता है कि हाँ आपको 1 महीने के अंदर 2000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं स्थिर होता है। तो यहाँ जो होगा कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत। अब बताइए, किसान के पास कच्चे माल खरीदने के लिए गया, किसान के पास जो फैक्ट्री का मालिक है वो कच्चा माल खरीदने के लिए गया। ठीक है, तो कोई जरूरी है कि किसान के पास जो कच्चा माल है वो आपको एक ही भाव में हर समय दे देगा। मार्केट पर डिपेंड करेगा ना, मार्केट में क्या चल रही है भाव, उस पर डिपेंड करेगा, उसके अनुसार आपको देगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये स्थिर नहीं होता कच्चे माल की लागत, ये इसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ कह रहा कि अस्पष्ट लागतों में शामिल है, अस्पष्ट लागतों में क्या क्या शामिल है वो चीज हमको बताना है। आपको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है भाई, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि अस्पष्ट लागतों में क्या क्या शामिल है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या होगा सर, डी। कैसे होगा डी, बिल्कुल बताओ। अस्पष्ट लागत, कच्चे, यहाँ कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत है ना, कच्चे माल की कीमत बिल्कुल अस्पष्ट है, देना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये क्या है, स्पष्ट लागत है, देना ही पड़ेगा। श्रमिकों की मजदूरी देना ही पड़ेगा, अन्यथा पूंजी का अन्यथा उत्पादन नहीं होगा। उधार पूंजी ब्याज ये भी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो है स्पष्ट लागत तीनों के तीनों जो है आपके स्पष्ट लागत है, तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। औसत लागत बराबर दिया गया है, कुल स्थिर लागत घटा बराबर यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए औसत लागत बराबर क्या हो जाएगा, औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत बटे औसत परिवर्तनशीलता लागत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटे औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ आपका बटे होगा, ठीक है, यहाँ जो होगा या बटे होगा भाग होगा, इस तरह से ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, वह बटे होगा भाग होगा ना, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होगा। सीमांत लागत जब घट रही है, लास्ट वाला यूनिट का जब उत्पादन यानी जो आपका क्या होगा, जब सीमांत लागत जब घटेगी तो कह रहा है कि जो एक तरह से कुल लागत जो होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सही आंसर आ रही है। जब कुल लागत क्या होगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी। क्या होगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी, मतलब एक तरह से निगेटिव वे में बढ़ेगा। यानी पहले अगर -5 होगा, ठीक है, उसके बाद -10 होगा, उसके बाद -15 होगा। ठीक है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15 तो बढ़ रही है, लेकिन कौन सा दर से, माइनस के दर से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ती है। ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या होता है। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य जो होता है वो क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है लगभग बच्चों की तरफ से। ठीक है, कुछ ही मिस्टेक कर पा रहे हैं, देखिए जिसका मिस्टेक होगा वो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अस्पष्ट लागत कहलाती है उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, एक तरह से अस्पष्ट लागत होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अस्पष्ट लागत होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखेंगे। डियर बताया गया है कि अवसर लागत क्या है। कह रहा है कि अवसर लागत क्या है, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर या फिर हस्तांतरण। अवसर लागत को हस्तांतरण लागत मैंने अभी जस्ट आपको कवर कराया। ठीक है, अवसर लागत को हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। और एक अतिरिक्त विकल्प का परित्याग करने पर जो लागत प्राप्त होती है, जो लागत में चेंजिंग आता है उसको भी अवसर लागत कहते हैं। और खोया हुआ अवसर को भी जो लागत लगती है वो भी क्या है, अवसर लागत है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब राइट करेक्ट स्टेटमेंट की आप बारे में आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है, बिल्कुल आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां बताइएगा कथन दिया गया मौद्रिक लागत बराबर अस्पष्ट लागत और सामान्य लागत जो भी है। अब देखिए तो यहां आपको सही कथन जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। तो यहाँ जो कह रहा है डियर कि मौद्रिक लागत की जो परिभाषा आपकी दी गई है ना, तो यहाँ दिया गया अस्पष्ट लागत प्लस और अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लागत, मतलब ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा। ये तीनों आपस में जुड़ करके ये क्या बनेगा, मौद्रिक लागत बन जाएगा। ये तीनों आपस में जुड़ करके मौद्रिक लागत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि वह लागत अथवा आय, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल हो जाएगा, अवसर लागत कहते हैं उसको, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण क्या है। प्रतिफल नियम जो है इसका संचालन का मुख्य कारण जो है वो आपको पूछा गया। प्रतिफल का नियम पढ़ाए थे हम, जस्ट पढ़ाया था कि जब कोई उपभोक्ता जब कोई फर्म का मालिक होगा, जो कंपनी के मालिक होंगे, वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसको 3 स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लाभ होगा, हानि होगा या फिर उसको कोई लाभ हानि नहीं होगा, मतलब 3 स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रतिफल का नियम संचालन के मुख्य कारण क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही दिया गया है, यह सीमित साधन होने के कारण,
ये क्या होता है, सीमित साधन होने के कारण भी प्रतिफल का नियम वहां लगेगा, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना ये भी यहाँ लगेगा। तो आपको दोनों ऑप्शन सही है, तो सी को आपको टिक करना पड़ेगा। सी में आपका ऑप्शन बी और डी दोनों इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। औसत लागत वक्र का आकार होता है, औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर का होता है, एक्स समकोणीय अतिपरवलय जैसा होता है, एक्स अक्ष की समांतर रेखा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। तो इसका आकार यू अक्षर जैसा होता है, औसत लागत वक्र की बात की जा रही है, तो इसका आकार जो होता है यू अक्षर के जैसा होता है। ऑप्शन आपका ए लोक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि कुल लागत की आपकी परिभाषा क्या है, कुल लागत यानी टोटल जो कॉस्ट होता है उसकी परिभाषा आपको पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है। देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर 25, बिल्कुल शानदार आंसर है। ये कोई कौन है, अंजुम खां, बिल्कुल क्या होगा सर, डी बता रहे हैं, नहीं डी नहीं होगा बाबू। देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है यहाँ, देखिए कुल लागत को आपको पूछना है, कुल लागत, टोटल लागत कैसे निकाला जाता है। कुल लागत से मतलब यही होगा ना कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा से आप टोटल जो उत्पादन कर रहे हैं, यानी टोटल निश्चित मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, जो फॉर्मूला द्वारा किया जा रहा है उसी को कहते हैं ना कुल लागत। यानी एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा द्वारा उत्पादित किया गया फॉर्म के द्वारा कुल उत्पादन की मात्रा को ही क्या बोलेंगे, कुल लागत बोलेंगे। यानी ऑप्शन आपका सी जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन सी में जो ऑप्शन है बिल्कुल सही राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है। भाई सक्रिय साधन का मतलब होगा ये आपका क्या है, सक्रिय है या फिर आपका भूमि या फिर इनमें से कोई, बिल्कुल आपका इनमें से कोई नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, सक्रिय साधन, सक्रिय साधन सॉरी सक्रिय साधन का मतलब होता है जो एक्टिव है, श्रम यानी श्रमिक यानी मजदूर, मजदूर लोग तो एक्टिव रहते हैं ना, ये तो जिंदा होते हैं, लिव ये जीवित होते हैं ना, जीवित का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब क्या होता है, सक्रिय का मतलब होता है जीवित। पूंजी क्या जीवित होता है क्या, वो नहीं ना, ये भी आपका जीवित होता है, भूमि नहीं होती है, ठीक है। या फिर आपका जो पारिश्रमिक होता है वो जीवित होती नहीं, लेकिन श्रम जो होता है यानी जो मेहनत करते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो क्या होता है, एक्टिव होता है, वो क्या होता है, एक्टिव साधन के रूप में उसको रखा गया। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो होती है उस स्थिति में एक तरह से उस स्थिति में ये हाल बन जाता है कि औसत आय बराबर सीमांत आय हो जाता है। यानी आपका औसत आय, एवरेज आपका इनकम, एवरेज इनकम बराबर होता है एम आई यानी मैन सीमांत इनकम हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, एवरेज इनकम सीमांत इनकम के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब सीमांत लागत बढ़ती है, तो जब सीमांत लागत बढ़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। औसत लागत भी बढ़ती है, ठीक है, औसत लागत भी बढ़ती है, बिल्कुल कुल लागत बढ़ती है, औसत सीमांत लागत जब बढ़ेगी तो कुल लागत भी बढ़ेगी, सही बात है। औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर आपका जो सॉरी चैप्टर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, वो चैप्टर अगर जो समझ लिए होंगे ना तो उनसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता होगा, उनसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता होगा, ठीक है। अब देखिए उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादन अगर शून्य रहेगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, क्या पूछा गया कि उत्पादन अगर शून्य रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। तो उत्पादन शून्य रहने पर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल उत्पादन जब शून्य रहेगा तो धनात्मक रहती है, ठीक है। अल्पकाल में जो स्थिर लागत है वो क्या होती है, धनात्मक रहती है। स्थिर लागत की बात की जा रही है, जब उत्पादन जब जीरो रखेंगे ना तो स्थिर लागत जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक रहती है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत क्या करा है, परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 सोपानों की व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम सोपान में क्या होंगे, यानी उत्पादन के प्रथम सोपान में प्रथम जो रूल है उस चीज का आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 31 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमांत और औसत उत्पाद दोनों बढ़ता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि प्रथम सोपान जो हुई है परिवर्तनशील अनुपात का नियम में, तो इसमें सीमांत और औसत उत्पाद क्या होता है, दोनों एक साथ बढ़ता है, ठीक है। सीमांत और औसत उत्पाद दोनों एक साथ बढ़ता है, फिर एक समय के बाद घटने लगती है, इसी को बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि यहाँ एक तरह के बाद बढ़ने लगती है फिर घटने लगती है, ठीक है। ये भी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, लेकिन टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट वो बढ़ रहा था, ठीक है। ये वही नियम से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया। यानी ऑप्शन आपका ए लोक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32
2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, उत्पादन प्रक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा दी गई ये किसके द्वारा दी गई आपको बताना है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा दी गई 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रॉबिन्स के द्वारा। रॉबिन्स के द्वारा जो है उत्पादन संभावना वक्र की मतलब जो संकल्पना है ये दी गई थी। ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है तथा 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत 40 रुपया है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी, ठीक है। तो औसत लागत आपको पूछा गया 34 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट जब करेंगे तो टोटल 60 निकलेगा, ठीक है। टोटल क्या निकलेगा, 60 निकलेगा। टोटल जो है 60 निकलेगा, यानी ऑप्शन आपका डी लॉक होगा। यानी 5 इकाइयों की औसत लागत, औसत स्थिर लागत पहले 20 दिया है, 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत आपका 40 दिया गया, तो 5 इकाइयों की औसत लागत जो होगा ये आपका क्या होगा, 20 यानी 60 होगा। यानी टोटल दोनों जो ऐड हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, काफी सिंपल है। देखिए इकोनॉमिक्स से रखे है ना, जो भी क्वेश्चन आपको कवर कराया जाता है तो सबसे पहले आप थ्योरी को देखिएगा, ठीक है। जो थ्योरी को कंप्लीट करके रखे होंगे तो उनसे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता होगा, ठीक है। उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणामों स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं। जब अधिक उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहा जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। यानी यहाँ क्या हो रही है, लाभ हो रही है। जब लाभ होगी, मैंने आपको 3 नियम बताया था, यानी प्रतिफल के नियम में 3 नियम बताया था मैंने आपको। परिमाण यानी लाभ होगी उसको बोलेंगे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल नियम। अगर घटा होगी तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम। अगर घटा नहीं होगी, लाभ भी नहीं होगी तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम। तो यहाँ लाभ हो रही है तो ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, यानी अनुपात में उत्पादन के सभी उत्पादन में अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो क्या होगी, एक तरह से वृद्धि हो रही है तो लाभ होगी, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ठीक है। अब देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो होता है निम्न वैसे किससे है। तो मांग का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या फिर पैमाने का प्रतिफल नियम, या फिर मांग की लोड। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो संबंध है ये संबंध आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम से है। ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया अल्पकालीन उत्पादन की दशा। क्या कह रहा है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। 37 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका द्वितीय अवस्था तक। कब तक, द्वितीय अवस्था तक। सेकेंडरी स्टेज आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज आपको जो एक तरह से है उसमें आपका पढ़ाया गया था, तो ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो किसे सम्मिलित किया जाता है, सभी को। सामान्य लागत, व्यक्तिगत लागत, या फिर अव्यक्त लागत, या फिर इनमें से सभी। देखिए सामान्य लागत की बात की जाती है, 38 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ जो है सभी चीज को ऐड किया जाता है, सभी चीज को ऐड किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी लॉक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन जो है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, यानी ग्राफ है। फलन का मतलब होता है ग्राफ, यानी ये जो है उत्पत्ति के साधनों का क्या है, उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पत्ति के ह्रास का नियम लागू होने का साधनों की सीमितता, ये भी हो जाएगा। साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, बिल्कुल, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर इस क्लास के अंतर्गत जो था आपका टोटल 30 क्वेश्चन, यानी 40 टोटल एक्यूरेट देखा जाए तो 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने आपको अभी कराया, ठीक है। तो ये चैप्टर उत्पादन तथा लागत का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और अच्छा तरह से आप लोग कवर कीजिए इसको, और जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स में खास करके उसको नोट कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद तभी आपको समझ में आएगा, और जो लॉ होता है, जो नियम वगैरह होते हैं, तो उसको अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपका दिया गया है, तो फिर हम कमेंट देखेंगे, तो फिर उसको दोबारा हम हैंड ओवर करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग इस तरह से आप लोग बनाए रखिए प्यार को, और अपना कंटिन्यू क्लास कीजिए, है ना। जो क्लास कराई जा रही है वो कंटिन्यू क्लास कीजिए और प्रत्येक क्लास में शामिल होइए, ठीक है। तभी आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो पाएगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा तरह से आपको नंबर लेके आना है। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 यानी उत्पादन तथा लागत का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। अगर इसका कुछ बचा है स्पेशल तो वो भी हम करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है मेरी तरफ से। तो ये सारा चीज आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।